हेलो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती निकल के आ रही है, जिसके बारे में अपडेट देने वाला हूं दोस्तों ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से। दोस्तों मैं यहां पर यह बताऊंगा कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसियां है, किन किन पोस्टों पर उम्र क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम लोग नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय में जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, वहाँ पर देखिए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। और रीजन्स कितने हैं, तो 25 रीजन्स है। दोस्तों यहाँ पर रीजन मिला लीजिएगा। देखिए कोलकाता है, जम्मू है, देहरादून है, पटना है, रायपुर है, रांची है। देख लीजिए इन जगहों पर, सारी जगहों पर वैकेंसियाँ रिक्त है। यहीं पर क्या होने वाला है, आप लोगों की पोस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अब देखिए नीचे दिया हुआ है कि केवीएस में यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में किन किन पोस्टों पर भर्ती निकल के आ रही है। तो देख लीजिएगा प्रिंसिपल पर, वाइस प्रिंसिपल पर, उसके बाद से कमिश्नर पर, उसके बाद से फाइनेंस ऑफिसर पर, असिस्टेंट पर, ठीक है। इंजीनियर सिविल से भी आ रहा है, ठीक है। स्टेनोग्राफर से आ रहा है, और बहुत सारी इसमें पोस्टें हैं। उसके बारे में आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा आप किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों। अब नीचे की तरफ यह चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसका एग्जाम कैसे होने वाला है। तो सीबीटी होने वाला है। यहाँ पर क्लियरिफाई कर देता हूँ कि अलग अलग पोस्टों का अलग अलग एग्जामिनेशन होने वाला है। जैसे बहुत से सारे पोस्टों का ऑफलाइन भी एग्जाम होगा, बहुत सारी पोस्टों का ऑनलाइन भी एग्जाम होगा दोस्तों। इसके बारे में अच्छे से बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है ये कि बाद में नोटिफिकेशन में ये चीज़ें लिखी है कि बाद में भर्ती को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है, इस चीज़ को बताया है। देखिए अब देखिए असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट दिया है। यहाँ पर देख लीजिए कुल मिलाकर कितनी पोस्टें हैं, तो टोटल 52 पोस्टें हैं। प्रिंसिपल का कितना है, तो 239 पोस्टें हैं। उसके बाद से वाइस प्रिंसिपल का कुल पोस्टें कितनी है, तो 203 पोस्टें हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए पोस्टों के बारे में यहाँ दिया है। टोटल हिंदी के लिए कितना है, तो देख लीजिए हिंदी का 172 है, बायोलॉजी का है, हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, कंप्यूटर का है, कंप्यूटर साइंस का है, बायोलॉजी टीच का है। तो सारी पोस्टें मिलाकर 1409 पोस्टें, कुल मिलाकर पोस्टें आप लोग मिला लीजिएगा। ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी से आप लोग किससे मतलब आप लोग कोर्स किए हैं, उसमें ये पोस्टें दी हुई हैं। ट्रेनिंग ग्रेजुएशन टीचर का टीजीटी का यहाँ पर दिया है कि हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में, साइंस में, ठीक है, आर्ट, बहुत सारी पोस्टें दी हुई है। जो कि यहाँ पर 3176 पोस्टों पर निकल के भर्ती आ रहा है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। ओबीसी एसटी सब कुछ यहाँ पर दिया है कि कितना पोस्टें हैं। लाइब्रेरियन का इसमें दिया है, तो लाइब्रेरियन का भी आप मिला लीजिए। टोटल 355 पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए नीचे प्राइमरी टीचर म्यूजिशियन से, जो लोग म्यूजिशियन से कोर्स किए हैं प्राइमरी टीचर में टीजीटी पीजीटी, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर पोस्टें निकल के आ रही है, जो कि 303 पोस्ट है। यहाँ पर प्लस पॉइंट है, इसमें बहुत कम लोग ही मिलते हैं, ठीक है। फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट देख लीजिए आप लोग। फाइनेंस ऑफिसर का कुल पोस्ट 6 है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का कितना पोस्टें हैं, तो कुल मिलाकर के 2 पोस्टें हैं दोस्तों। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का कितना है, तो 156 पोस्टें हैं। उसके बाद से हिंदी ट्रांसलेटर, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर रहा है ना दोस्तों, तो ये ग्रेजुएशन पर ही फॉर्म को भरा जाता है। और बहुत इसमें पोस्ट ऐसे हैं कि जो 12th पर भी क्या किया जाएगा, फॉर्म को भरा जाएगा दोस्तों। तो ग्रेजुएशन प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन पर ही फॉर्म को भरा जाएगा, और आप हिंदी ट्रांसलेटर बनेंगे केंद्रीय विद्यालय में। यहाँ पर पोस्ट देख लीजिएगा। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट आ रहा है 322 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का आ रहा है 702 है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का आ रहा है, जो 54 पोस्टें हैं दोस्तों। तो कुल आप लोग यहाँ पर पोस्टें सब मिला लीजिएगा। कुल लगभग मिला करके पोस्टों की संख्या कितने हैं, तो 14,000 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है। 14,000 कुल प्लस पोस्टें हैं। तो इस चीज़ को आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आप किससे आप लोग बिलोंग करते हैं, ये मिला लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं के बारे में बता देते हैं। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या क्या आप लोगों का प्रावधान है, तो लेवल नंबर 12 बहुत ज़्यादा वेतन होता है भाई साहब, देख लीजिएगा आप लोग मिला लीजिए। आपका एज लिमिटेशन दिया है कितना, तो 50 ईयर आपका एज लिमिटेशन होना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बात बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो छूट मिलता है एसी ओबीसी का, वो 3 वर्ष 5 वर्ष का इसमें मिला हुआ है। तो देख लीजिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंडेंशियल मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद से बी एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो मान लीजिए कि आप लोग कहीं किसी स्कूल पर, किसी अच्छे स्कूल पर प्रिंसिपल के रूप में काम किए रहेंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आपको कंप्यूटर नॉलेज भी आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए प्रिंसिपल का यहाँ पर पे स्केल देख लीजिए। तो प्रिंसिपल का पे स्केल इसमें देख लीजिएगा आप लोग, 12 नंबर का मिलने वाला है। उम्र इसकी कितनी है, तो 50 ईयर है, ठीक है। 50 ईयर इसका उम्र है। उसके बाद से देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में दे दिया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है।
आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही 3 और अदर से आप बिलोंग करते हैं कि नहीं, तभी आपके क्या होगा, चलेगा। वाइस प्रिंसिपल में देख लीजिए दोस्तों, लेवल नंबर 10 का आप लोग को पे स्केल मिलने वाला है, ये भी बहुत ज़्यादा वेतन होता है। उसके बाद से एज के बारे में दे दिया है यहाँ पर कि आपका 35 ईयर मैक्सिमम आपका कितना 45 ईयर होना चाहिए, यानी कि 35 से 45 के बीच में आते हैं तो फॉर्म को वाइस प्रिंसिपल में आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद से मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कि 50 वर्ष होना चाहिए, बीएड एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए दोस्तों आप लोगों के पास। अदर के रूप में यहाँ पर 2 इयर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि वाइस प्रिंसिपल का होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंटेड, वो भी किसी न किसी स्कूल का होना चाहिए जहाँ पर काम किए रहेंगे आप लोग। अदर यहाँ पर दिया है, आप देखिए पीजीटी का ग्रेजुएट टीचर के बारे में दे देते हैं कि देखिए यहाँ पर हिंदी का दिया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। आप किससे बिलोंग करते हैं उससे आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल नंबर 8 का आप लोगों का पे स्केल रहने वाला है। उम्र सीमा आपकी 40 वर्ष है। और क्वालिफिकेशन के बारे में यह बताया है कि आप लोगों को क्या होना चाहिए कि 2 ईयर इंटरमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी होना चाहिए जो कि कोर्स किए रहेंगे, जो वो भी एनसीईआरटी पैटर्न से होना चाहिए दोस्तों। और जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कि नहीं, तो वो 50% अनिवार्य, 50% नहीं तो फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट वाइज दे दिया है कि यहाँ पर इंग्लिश पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी में हिंदी या संस्कृत रहेगा तो चलेगा, फिजिक्स में आपका फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए और फिजिक्स अप्लाइड न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। मैथमेटिक्स का भी यहाँ पर दिया है तो मिला लीजिएगा। यहाँ पर बायोलॉजी का दिया है वो भी मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर उसके बाद से ज्योग्राफी का भी दिया है, ये भी मिला लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ मैं यहाँ बता देता हूँ कि बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ कंप्यूटर नॉलेज भी आपको ज़रूरी है, कंप्यूटर नॉलेज जानते हैं तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर दे दिया है कि क्या क्या रहना चाहिए, तो ये भी मिला लीजिएगा आप लोग, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या होना चाहिए। पोस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिस, देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर दे दिया है कि पीजीटी आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। आप लोग बीई बीटेक होने चाहिए, ठीक है, आईटी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। अदर यहाँ पर सारे क्वालिफिकेशन दिए हैं, इससे भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी टेक्नोलॉजी से दिया है, आप 50% आपके पास मार्क्स है कि नहीं, किस में, मास्टर डिग्री में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से प्रोफेशनल टीचिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए टीजीटी के लिए यहाँ पर पोस्टों के बारे में दे दिया है कि इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब पे स्केल यहाँ पर नीचे की तरफ दिया है कि 7 नंबर का पे स्केल मिलता है, ये भी ज़्यादा पैसा होता है। उसके बाद से आप 35 वर्ष से ऊपर के हैं कि नहीं, तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एडिशनल पोस्ट जो दिया है 1 से 6 नंबर तक, ये टीजीटी पीजीटी के बारे में दिया है कि 50% आप लोगों को बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री में अनिवार्य है, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि टीजीटी है तो टीजीटी संस्कृत से हिंदी से आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब देखिए सोशल साइंस में यहाँ पर जियोलॉजी केमिस्ट्री के बारे में, सोशल साइंस के जियोलॉजी केमिस्ट्री के बारे में, संस्कृत के बारे में दिया है। उसके बाद से टीजीटी के बारे में बैचलर डिग्री के बारे में दिया है। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री जानते हैं तो भी अच्छा है। यहाँ पर देखिए टीजीटी पीएचई के बारे में दिया है यहाँ पर कि लेवल नंबर 7 का स्केल मिलने वाला है। अपर एज होना चाहिए आपका 35 ऊपर है कि नहीं, तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारी आप लोग यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ और चलते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरियन के बारे में बता देता हूँ कि लाइब्रेरियन क्या कितना रहना चाहिए। तो लाइब्रेरियन का भी आपका लेवल नंबर 7 का पे स्केल मिल रहा है, 35 ऊपर से अधिक है कि नहीं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का परसेंटेज नहीं मांगा है दोस्तों। लाइब्रेरी में आप लोग बैचलर डिग्री किया है कि नहीं, तो आराम से एकदम अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन में आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, ये खुशखबरी है, ठीक है। जो मान लीजिए कि बीएड बीटीसी चाहे बीएससी ये सारी कोर्स नहीं किए हैं, बैचलर नॉर्मल बैचलर डिग्री किए हैं कि नहीं, तो फॉर्म को क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरियन में भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए यहाँ पर लेवल नंबर 6 का आप लोगों का वेतन मिलने वाला है। उम्र आपका
अपर अपर उम्र होना चाहिए जो कि 30 ईयर से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर नीचे प्राइमरी टीचर के बारे में, म्यूजिशियन के बारे में दे दिया है कि आप लोग के उसके बाद से सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10+2। देखिए यहाँ पर 10+2 में आप लोगों को 10+2 में आपको 50% रहता है कि नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग प्राइमरी टीचर म्यूजिशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों के पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए जो कि 50% अनिवार्य है। ठीक है, 50% अनिवार्य है। उसके बाद से कंप्यूटर नॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। अब देखिए आगे की तरफ फाइनेंस ऑफिसर के लेवल नंबर 7 का पे स्केल मिलने वाला है, और उसके बाद से मिनिमम एज इसका मैक्सिमम एज दिया है इसका 35 ईयर्स। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ दे दिया है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो बीकॉम और 50% किया रहना, 4 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब ये नीचे से आप बिलोंग करते हैं तो भी आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग में सिविल का लेवल नंबर 7 का आप लोग का वेतन मिलने वाला है। अब देख लीजिए आपका मैक्सिमम एज 35 ईयर है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के बारे में देख लीजिए आप लोग ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, या 2 ईयर्स का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद से नीचे से भी आप बिलोंग करते हैं तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का लेवल नंबर 6 का आपका लोगों का वेतन मिलने वाला है, और मैक्सिमम एज आपका 35 है। यहाँ पर देख लीजिए ग्रेजुएशन 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप लोगों के पास। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लेवल नंबर 6 का आपका पोस्ट मिलेगा, लेवल नंबर 6 का आपका पे स्केल रहने वाला है। उसके बाद से मैक्सिमम एज 35 ईयर है। क्वालिफिकेशन के बारे में हम मास्टर डिग्री मांगा है। आप इंग्लिश और कंपल्सरी इंग्लिश से किए रहेंगे तभी आप हमको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नीचे से भी बिलोंग करते हैं अदर से भी, तो आप हमको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में लेवल नंबर 4 का आप लोगों का पोस्ट मिलने वाला वेतन मिलने वाला है, और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट है कि नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट में। ठीक है, अब आपके एलडीसी क्लर्क का भी आपके पास किसी प्रकार का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट से अप्रूवल हो। स्टेनोग्राफर 2 में आप लोग का लेवल नंबर 4 का पे स्केल मिलने वाला है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन दी हुई हैं, तो आप सारी चीज़ों का अच्छे से क्या करिएगा, मिला लीजिएगा। आप देखिए स्टेनोग्राफर में हम बोले थे ना कि यहाँ पर 12वीं पास के भी बच्चे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्पेशल बस 12वीं पास के ही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको स्पेशल नॉर्मली आप लोगों को एक स्किल टेस्ट देना होगा। उसके बाद से 10 मिनट में 80 WPM का आपका ट्रांसलेट होना चाहिए, 50 इंग्लिश का होना चाहिए कि 35 मिनट्स हिंदी का होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर्स में। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर 2 में आप लोग 12वीं पास है कि नहीं, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टेनो आना चाहिए। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आप लोग देख लीजिए पे नंबर कितना मिलने वाला है, तो जूनियर सिविल वाला हो ही गया है, और जूनियर असिस्टेंट वाला हम बता देते हैं, स्टेनोग्राफर का हो गया। तो यहाँ पर पे नंबर 2 का मिलेगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिए 12वीं पास है। इसका मतलब कि 12वीं पास के अभी इसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10+2 का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में। ठीक है, मैक्सिमम एज इसमें 27 वर्ष है। 18 से 27 वर्ष के बीच में आते हैं तो फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। +3 वर्ष और +5 वर्ष जोड़ लीजिएगा। अगर आप लोग SC OBC से आप बिलोंग करते हैं तब 12वीं पास है तो। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मांगेगा दोस्तों। अगर आप लोग स्टेनोग्राफर में अच्छे से टाइपिंग करते हैं तो अच्छी और बात है। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैंने बताया था कि जो एज रिलैक्सेशन OBC का होता है वो 3 वर्ष मिल गया है, SC ST का 5 वर्ष मिल गया है। उसके बाद से 10 ईयर वुमेन महिलाओं के लिए टीचिंग पोस्ट में दिया है जो कि PGT TGT के बारे में दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एज के बारे में ही दिया है, तो आप लोग इससे बिलोंग करते हैं तो अच्छे से मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब नीचे की तरफ मैं यह बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर बता रहा है ये चीज़ कि आप लोग को OBC सर्टिफिकेट का जो होगा NCL नॉन क्रीमी लेयर, तो OBC सर्टिफिकेट एकदम वैलिड होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में ये चीज़ दर्शा रहा है। अब देखिए यहाँ पर EWS के बारे में बता रहा है कि EWS आप कब होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शर्तें आप लोगों के ऊपर लागू होती हैं कि 5 एरिया
एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, ठीक है, लैंड। उसके बाद से रेजिस्टेंशियल 1000 स्क्वायर फीट एबव होना चाहिए, फ्लैट के रूप में बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती है कि नहीं, तभी आप क्या करेंगे, EWS में काउंट किए जाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट जनरल में क्या करेंगे, काउंट किए जाएंगे। आप लोग सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया है कि आपका क्या होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आपका एग्ज़ाम होगा और सारे इंटरव्यू है। उसके बाद से एक एग्ज़ाम नहीं, दो एग्ज़ाम है। तो सारे टर्म्स को पूरा करने के बाद सबका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियरफाई करने के बाद से उसके बाद से आपका सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें इस पैरा नंबर में वर्णित है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में दे दिया कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। देखिए बिहार में एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, तो मैं बता देता हूँ, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक राज्य के बारे में भी दिया है कि किस राज्य में कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा। केरला में भी दिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी दिया है, तो वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड में दिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया है, तो उत्तर प्रदेश में झांसी, गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद से लखनऊ, मेरठ, ये सारी एग्ज़ाम सेंटर है। तो एग्ज़ाम सेंटर आप लोग जहां नज़दीकी पड़ता है वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर डालिएगा, वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक। उसके बाद से मैं यहाँ पर ये बात चीज़ बताना था, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर परमिशन सब कुछ देना पड़ेगा, सब नेट सेव करना है। आप लोग का हाई स्कूल का लगेगा, ठीक है। हाई स्कूल डॉक्यूमेंट, एक ईमेल आईडी रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल के बाद ये सारे OPT के वेरीफाई करने के बाद से सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना पड़ेगा, जो कि हाई स्कूल का होगा, 10th का होगा, ग्रेजुएशन का, BE का, BTech का, B.Ed का, TGT PGT का, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है सब। अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं आप लोग, SC ST से, OBC के, EWS से, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। अब देखिए फीस के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि ये फीस तो बहुत ज़्यादा फीस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीस बहुत ज़्यादा फीस है। तो यहाँ पर मैंने एक और वीडियो बनाया था कि फीस भी आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है। कि देखिए कोई भी भर्ती निकल रहा है ना दोस्तों, तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा मांग रहा है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट के लिए फ़ीस कितना है कि नहीं, तो 2300 रुपया, इतना फीस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो लोग असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में काम किए होंगे कि नहीं, तो उनके लिए ईजिली है। लेकिन लाइब्रेरियन का यहाँ पर देख लीजिए 1500 है। उसके बाद से जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट का 1200 है, 1200, 1500। तो आप लोग मिला लीजिएगा किससे बिलोंग करते हैं। फीस के बारे में भी देख लीजिए, फीस बहुत ज़्यादा मात्रा मांगी है। इतना फीस तो नहीं मांगना चाहिए, फीस कम से कम मांगना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि बहुत बेरोजगारी चल रही है, तो इतना फीस मांगना ज़रूरी नहीं होता। हर बहुत सी भर्तियों में मांग रहा है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी एक भर्ती में मांग रहा है 1200 फीस मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए आप लोग अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं, तो 5 दिसंबर से लेकर के 10 बजे से और 26/12 तक। अब 26/12 यानी कि 26 दिसंबर तक आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देख लीजिए आप लोग इस 26/5/26 या घटा लीजिए इसको, डेट को, तो कुल मिलाकर के 21 दिन का आपका टाइम मिला है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी टर्म्स है, जो भी कंडीशन है, ये जल्दी हर एक चीज़ भर्ती गवर्नमेंट करवा रही है। ये इसका कहने का मतलब है कि केंद्र में 10 लाख बच्चों को रोजगार देना है, तो जल्दी सब कुछ करवाएगा। तो आप लोग फॉर्म को जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि चलिए डेट बढ़ जाएगा, चाहे आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं हो, सारे डॉक्यूमेंट भी बनवा लीजिए और जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। साइड बाद में जाम चलने लगेगा और डेट भी आगे नहीं बढ़ेगा। जनरल यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा। ये उतना मायने नहीं रखता, मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ। अब आती है बारी सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में भी मैं क्या करता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि सिलेबस किसका कैसे रहने वाला है, तो कितने पार्टों में पेपर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्टों के बारे में सिलेबस दिया है। पेपर नंबर 1 होगा, फिर पेपर नंबर 2 होगा। तो किस पेपर से कैसे पेपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल इंग्लिश से, जनरल हिंदी से, यहाँ पर स्कूल से, स्टैंडिंग से, रिस्पेंटिंग से, उसके बाद से GK से, GS से, रीजनिंग से, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से मैं डिस्कस करूँगा। कितने मार्क्स है, कितने नंबर का है, और सारे पोस्टों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा दोस्तों। यहाँ पर
पूरा 120 पेज है जो कि सब सिलेबस के बारे में ही बताया है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है उसी के बारे में बताऊंगा और बता करके अच्छे से समझा दूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका रहने वाला है, तो आपको सिलेबस समझना है। सबसे बड़ा रोल किसका रहने वाला है, तो सिलेबस का रहने वाला है दोस्तों। जो व्यक्ति सिलेबस को समझ गया वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गया दोस्तों। यहाँ पर मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बताऊँगा कब, अभी नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मैं दूसरी वीडियो बस स्पेशल सिलेबस लेकर आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए पीजीटी का यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पर पीजीटी का दिया है सिलेबस कि कहाँ से क्या पूछने वाला है। तो देख लीजिए पेपर नंबर फर्स्ट में क्या पूछेगा, तो जनरल इंग्लिश 10 नंबर का रहेगा, उसके बाद से हिंदी 10 नंबर का रहेगा, दोनों मिला करके 20 नंबर का हो गया है, ठीक है। अब पेपर नंबर 2 में 20 नंबर का रहने वाला है, तो ये भी चीज़ मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर 10 नंबर का रहने वाला है जो कि जीएस से रहने वाला है, रीजनिंग से 5 नंबर, कंप्यूटर लिटरेरियल से कितना रहना है तो 5 नंबर से, और 40 नंबर का इसमें से रहने वाला है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि फॉर्म भरते वक्त सबसे बड़ा किसका रोल रहने वाला है, तो सबसे बड़ा सिलेबस का रोल रहने वाला है। जो स्टूडेंट, जो भाई बहन, जो लोग सिलेबस को समझ जाते हैं वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। फॉर्म भरना और उसके बारे में जल्दी जल्दी सारी चीज़ करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन सिलेबस सबसे बड़ा चीज़ होता है। सिलेबस अगर समझ गए आप लोग, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट में आप लोग सिलेबस समझ जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम को एकदम कोई नहीं रोक सकता आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से। सिलेबस में सारी चीज़ें दी हुई रहती है कि रीजनिंग है तो रीजनिंग में कहाँ से पूछेगा, एज से पूछेगा कि कैलेंडर से पूछेगा, सारी चीज़ें सिलेबस में अच्छे से डिस्कस किया रहता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को यही बताने वाला था। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वीडियो के इसी पर रोक दे रहा हूँ। उसके बाद से स्पेशल मैं सिलेबस का लेकर आऊँगा, उसी में सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा दोस्तों। अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ, और मेरे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही कि नहीं तो डायरेक्ट आप कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सटीक और सही जानकारी दूंगा, ठीक है। थैंक यू।